नमस्कार छात्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, विराम चिन्ह हम अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना, लिखते भी हैं। लेकिन जब बारी लिखने की आती है, खुद से लिखने की बारी आती है, तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। और विराम चिन्ह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ताकि हम अपनी बात को आसानी से समझा सके। सोचिए, अगर वाक्य में पैराग्राफ में विराम चिन्ह ना हो तो हमें वह वाक्य या वह पैराग्राफ समझने में कितनी ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए विराम चिन्ह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़कर हम देखते हैं विराम चिन्ह के बारे में। लेखक के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इससे वाक्य विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है और सौंदर्य भी बढ़ जाता है ना। अगर वाक्य में विराम चिन्ह ही ना हो तो हमें वाक्यों को समझने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये जो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसमें भी खुद कितनी जगहों पर विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगर ये नहीं होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा हमें रुकना कहाँ पर है, हमें बढ़ना कैसे है, किस भाव में पढ़ना है। ये हमें विराम चिन्हों के माध्यम से ही समझ में आएगा। आगे बढ़कर हम विराम चिन्हों के बारे में और डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। आपकी स्क्रीन पर आपको सारे चिन्ह दिखा रहे हैं और उसके बाद उसका नाम भी दिया गया है। तो पहला है पूर्ण विराम, फिर उसके बाद अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादिबोधक, योजक, निर्देशक, अवतरण, कोष्ठक और हंसपद। अब आगे बढ़कर हम एक एक विराम के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। तो पहले आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों, सरल, संयुक्त और मिश्र के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आओ, राम अच्छा लड़का है। तो जब भी हमारा वाक्य पूर्ण हो जाएगा, हमारी कही गई बात पूरी हो जाएगी, वो वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पर अंत में हम पूर्ण विराम एक खड़ी पाई लगा देंगे। इसके बाद है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, जब भी हम प्रश्न पूछेंगे तो वहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य हो तो पूरे वाक्य की समाप्त में ही प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अब एक ही वाक्य में होता है ना, कभी कभी बहुत सारे हम पूछ लेते हैं कब, क्यों, कैसे, तो वहां पर सबके पीछे नहीं लगाएंगे हम। जब हमारी पूरी बात खत्म हो जाएगी उसके अंत में ही हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। अब उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। तो अब देखिए, यहाँ के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है। अब विस्मयादि बोधक या इसे हम संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। तो जब भी हम हर्ष में, विषाद में, घृणा में, आश्चर्य में, भय में, प्रार्थना आदि शब्दों में, पदबंधों में, उपवाक्यों में तथा वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे आह, उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी, इस शब्द के पीछे लगा। इतनी लंबी दीवार, पदबंध। तो इसी तरह से जब भी हम विस्मय करेंगे या किसी को संबोधित करेंगे तो वहां पर शब्द के बाद या वाक्य के बाद वहां पर चिन्ह विस्मय आदि बोधक का लग जाएगा। कैसा सुंदर दृश्य है। यहाँ पर मैंने प्रश्न नहीं पूछा, यहाँ पर मैंने विस्मय किया। साथियों, आज बलिदान का समय आ गया है। संबोधन, यहाँ पर मैंने साथियों को संबोधित किया। अल्प विराम, यह वाक्य के बीच में लगाया जाता है ना, जब हमारी बात को खत्म पूरी तरह से नहीं होती, थोड़ा सा रुकने के लिए, थोड़ा सा विराम करने के लिए। अल्प यानी थोड़ा और विराम यानी रुकना या विश्राम करना। तो एक ही प्रकार के कई शब्दों के बाद लेकिन अंत में शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई
और कोलकाता भारत के बड़े शहर हैं। तो जब हम अलग अलग चीजों को दिखा रहे हैं तो वहां पर अल्प विराम लग जाएगा। दूसरा, एक ही प्रकार के कई पदबंधों उपवाक्यों के बाद लेकिन अंत में पदबंध के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे जब हम सोचते हैं, अल्प विराम, विचार करते हैं और मनन करते हैं, तभी हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो जब मैं यहाँ पर अलग अलग वाक्यों को, छोटे छोटे वाक्यों को, पदबंधों को, उपवाक्यों को एक ही साथ जब हम कहेंगे तो वहां पर अल्प विराम का लगाना जरूरी होता है, वरना हमें समझ में नहीं आएगा। वाक्य के प्रारंभ में हाँ नहीं के बाद, जैसे हाँ तुम ठीक कहते हो, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। संबोधन सूचक शब्द के बाद, जैसे मोहन तुम इधर आओ, तो ये सब अल्प विराम लगता है, यानी थोड़ी देर हम रुकते हैं। पर, परंतु, किंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, इसलिए, फिर, वरना आदि समुच्चय बोधक अव्यय से पहले, जैसे उसने बहुत मेहनत की परंतु सफल ना हो सका। इसके बाद तारीख के साथ महीने के नाम लिखने के बाद, जैसे अब देखिए आपको पत्र लेखन में भी सिखाया जाता है ना कि आपको पत्र में दिनांक किस तरह से डालना है, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त के बाद अल्प विराम, 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों में, जैसे तुम जानते हो मैं घूमना फिरना पसंद करता हूँ, नौकर कमरा झाड़ता है, बिस्तर बिछाता है और बाजार से सौदा लाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अवतरण चिन्ह के बाद। उसने कहा, तो पहले अल्प विराम, फिर मैं यह कभी नहीं मान नहीं सकता। पत्र में संबोधन के बाद जब हम किसी को बुलाते हैं, महोदय, पूज्य पिताजी, प्रिय मित्र, तो वहां पर भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम अपने पांचवें अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो इसके दो रूप होता है, एक होता है इकहरा और एक होता है दोहरा। तो देखिए ना, आप हम कहते हैं ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, है ना। तो कवि या लेखक का उपनाम, पाठों का शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का नाम लिखने में इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वहां पर देखिए इकहरा, ने परिमल, उनकी जो ग्रंथ है की रचना की, दूसरा अध्याय पढ़ो जिसका शीर्षक है वाणी का महत्व। बाल भारती बच्चों की पत्रिका है। तो किसी भी चीज को हम जब महत्वपूर्ण चीज को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद सूक्तियों या कहावतों को स्पष्ट करने के लिए काव्य पंक्तियों, पदबंधों और उपवाक्यों में भी इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उस बालक पर यह कहावत लागू होती है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तुलसीदास ने सत्य ही लिखा है, बिनु भई होय न प्रीत। अब इसके बाद डबल इन्वर्टेड, लेखक या वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में रहे बच्चों, जब हमें किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज, बिना उसमें बदलाव किए जब लिखना होता है, तब हम दोहरा अवतरण यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर, प्राचार्य ने कहा, विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर अध्ययन करना चाहिए। तो यह प्राचार्य द्वारा कहा गया कथन है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। जब हम इसे एज इट इज, जैसे का तैसा ही लिख देंगे, तो यहाँ पर दोहरा अवतरण का प्रयोग किया जाएगा। आते हैं हम इसके बाद योजक चिन्ह। योजक चिन्ह सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य या चिन्ह को लगाया जाता है। यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने के लिए, योजक का मतलब ये होता है जोड़ना। तो जो सामासिक पद होते हैं या जो बार बार दोहराते हैं, जैसे साथ साथ, ठीक है, तो इस तरह के शब्दों के में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर भारत रत्न, सुख दुख, तन मन धन, घर घर, तो इस तरह के शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाएगा। अब आते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह
यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा होता है। वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जो योजक चिन्ह होता है ना वो छोटा सा होता है, और जो ये निर्देशक चिन्ह होता है वो बड़ा होता है। देखो उसे हम डैश भी कहते हैं ना इंग्लिश में। तो किसी कथन के पहले तुलसीदास का कथन है, राम नाम की महिमा अपार है। किन्हीं वस्तुओं, कार्यों आदि का ब्यौरा देने में, जैसे वह निम्नलिखित सामान लाया, मसाले, लाया के बाद निर्देशक चिन्ह, फिर उसके बाद हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो मसाले, दालें, फल, मुरब्बा, चटनी और अचार। इसके बाद कोष्ठक, ये भी बहुत आसान है। क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ, जैसे दिशाएं 4 होती हैं, तो क पूर्व, ख पश्चिम, ग उत्तर, घ दक्षिण। दूसरा, कभी कभी व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्ठक में रखा जाता है, जैसे भरत। तो भरत कौन थे? दशरथ के पुत्र थे। इस चीज को दिखाने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए हमने ब्रैकेट का प्रयोग कर दिया। तो भरत महातपस्वी थे। तो भरत कौन, उसको अच्छे से समझने के लिए हमने ब्रैकेट में डाल दिया दशरथ के पुत्र। अब अंतिम, हंस पद। लिखते समय कोई शब्द छूट जाने की स्थिति में संबंधित स्थान पर हंस पद लगाकर छूटे शब्दों को ऊपर हाशिए में लिख दिया जाता है ना। तो यहाँ पर जैसे होता है ना, हम लिख रहे हैं और बीच में कोई एक शब्द रह गया, तो अब उसे क्या करें, हम काटेंगे नहीं ना, क्योंकि इसके बाद भी हम लिख दिए हैं। तो हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करके उसमें लगा देते हैं। जैसे रमेश ने राजू से कहा तुम घर चले जाओ, और बीच में की मुझे लगाना था लेकिन की मैं भूल गई, तो वहां पर मैं क्या करूंगी, मैं इस तरह के प्रयोग करूंगी चिन्ह का, और वहां पर की ऊपर लिख दूंगी। तो सामने वाले को, पढ़ने वाले को यह समझ में आ जाएगा कि यह छूटा हुआ शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों हमने योजक चिन्ह बहुत अच्छे से पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको विराम चिन्ह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, परीक्षा के समय इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत मदद मिलेगी आपको इस वीडियो के जरिए। अब अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।